गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना। In class 7th we have learnt about storms and cyclones. We have also learnt how they affect us, how we can protect ourselves from them. In this chapter we shall discuss two other destructive natural phenomena, that is lightning and earthquake, and the steps we can take to minimize destruction caused by these calamities. सेवेंथ में आपने पढ़ा था साइक्लोन्स के और स्टॉर्म्स के बारे में। इसके अलावा और भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं जो कि हमारी लाइफ को परेशान करते हैं या डिस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि लाइटनिंग और अर्थक्वेक। तो आज इन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला हमें पढ़ेंगे लाइटनिंग और उसके बाद earthquake. You might have seen electric sparks on an electric pole when wires become loose or when a plug is loose in the socket. Sometimes we notice flashes of lights all over the sky during rain and thunderstorm. This natural phenomena is called lightning. Lightning is an electrical spark but on a huge scale. आपने कभी कभी देखा होगा कि इलेक्ट्रिक पोल पर जो बिजली के खंभे लगे हुए होते हैं वहां पर कभी कभी स्पार्क होता है। वहां पर लाइट में उसमें वायर में से ऐसा लगता है इससे आग सी निकल रही है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि प्लग में से भी, सॉकेट में से भी आवाज आती है स्पार्किंग की। और कभी आपने बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में आसमान में भी फ्लैश लाइट्स की तरह से देखा होगा, जो कि रेन और थंडरस्टॉर्म साथ में होता है। तो ये नेचुरल फिनोमेना कहलाता है लाइटनिंग। ये एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है और बहुत बड़े स्केल पे होता है। लाइटनिंग अकर्स बिकॉज ऑफ मैसिव इलेक्ट्रिक चार्ज flowing from clouds from one part of the cloud to another or to form a cloud to the ground. लाइटनिंग जो है वो कैसे होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के किसी पार्ट में, और ये हमें कहाँ से, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में ग्राउंड तक ये दिखाई देती है। टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन्स, लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कैसे होता है? सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे कि क्या होता है। एक एक्टिविटी आप लोगों ने ये देखी होगी कि अगर हम प्लास्टिक के कॉम्ब को अपने बालों में उसको 3-4 बार रब करें और उसके बाद हम अगर कागज के टुकड़ों पर रखें तो कागज के टुकड़े उसके साथ चिपक जाते हैं। तो ये क्या दिखाता है? प्लास्टिक कॉम्ब रब्ड अगेंस्ट ड्राई हेयर अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर। अगर हम उसको साथ रब करें तो जो आपका जो कॉम्ब होता है वो चार्ज हो जाता है और जो छोटे छोटे पेपर के पीसेस होते हैं वो उसके साथ चिपक जाते हैं। When you rub an inflated balloon with a woolen material and place it against a wall, the balloon sticks to the wall. इसी तरीके से अगर आप किसी गर्म कपड़े के ऊपर किसी बलून को रब करें और उसके बाद उसको आप वॉल से लगाएं तो वो वॉल के साथ चिपक जाता है। Rubbing a cob against dry hair or rubbing a balloon against a woolen material produces a kind of force in them that can attract as well as repel certain objects. किसी किसी के साथ ये अट्रैक्ट होता है और किसी किसी के साथ ये रिपेल होता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी आजकल विंटर के मौसम में भी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी हम स्वेटर उतारते हैं, उतारते समय हमारे जो हेयर होते हैं उसमें से भी कुछ स्पार्किंग की आवाज आती है उसके साथ जब टच करते हैं हमारे स्वेटर के साथ। द कॉम्ब and the balloon are said to be electrically charged when they are rubbed against dry hair or a woolen material as they acquire electric charges. So an object having electric charge on it is called a charge object. तो जो ऑब्जेक्ट उसके साथ चार्ज होता है रब करने से वो कहलाता है चार्ज ऑब्जेक्ट। The process of giving electric charge to an object is called charging the object. Charging an object by rubbing it with another object is called charging by friction. और इस प्रोसेस को जो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ चार्ज होता है और चार्जिंग करता है रबिंग के साथ अनदर ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो क्या कहलाता है? अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन से चार्ज होता है क्योंकि हम उसके ऊपर रब करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन आता है और वो चार्ज हो जाता है। द चार्ज इज जनरेटेड बाय रबिंग और फ्रिक्शन और स्टैटिक। द चार्ज जो होता है रबिंग से करने से चार्ज होता है या फ्रिक्शन और स्टैटिक दोनों चीजें, रबिंग और फ्रिक्शन क्या होती है? स्टैटिक होती हैं। दे डू नॉट मूव देमसेल्फ
मोशन ऑफ चार्जेस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटिन्यू इलेक्ट्रिक करंट। और जब चार्ज होता है कोई भी, तो उसमें जब मोशन होता है चार्जेस में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर आ जाती है। Two kinds of electric charges. It has been found by experiment that there are two types of electric charges, positive and negative. ये आपने सभी ने पढ़ा है कि जो चार्ज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव। The electric charge on a glass rod when it rubbed with a silk cloth is considered as positive. अगर किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करें तो वो पॉजिटिव चार्ज रॉड हो जाती है। The electric charge on a ebonite rod when rubbed with a fur or wool is considered as negative. और किसी ebonite रॉड को अगर हम किसी वूल के साथ रब करें तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। Benjamin Franklin discovered that there are two kinds of electric charge, positive and negative. बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट ने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। Like charges repel and unlike charges attract each other. और जो एक तरीके के चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अलग अलग तरीके के चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि यहाँ पर दो ग्लास रॉड हैं, दो एबोनाइट रॉड हैं, पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ है, पीस ऑफ फर है, वुडन स्टैंड है और पीस ऑफ सिल्क थ्रेड है। अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के पीस से रब करते हैं, ये सिल्क का एक थ्रेड बना हुआ है और यहाँ हमने ग्लास रॉड को सिल्क के पीस के साथ रब किया और स्टैंड के साथ इसको लटका दिया, और उसके बाद दूसरी रॉड को हमने इसके पास जब लेके आएंगे, आपकी द चार्ज ग्लास रॉड मूव्स अवे। अगर हम इस रॉड को उसके साथ चार्ज ग्लास रॉड को इसके पास लेके आएंगे तो ये दूर जाएगी, क्योंकि ये भी ग्लास रॉड है और ये हमने जो इसको चार्ज को लेके आ रहे हैं ये भी ग्लास रॉड है। लेकिन अगर हम चार्ज ग्लास रॉड के साथ हम एबोनाइट रॉड को लेके आएंगे तो उससे क्या होगा, एबोनाइट रॉड जो होती है वो दोनों अगर एबोनाइट रॉड होंगी तो वो रिपेल करेंगी, और एक ग्लास और एक अगर आपकी ग्लास रॉड और एक एबोनाइट रॉड होगी तो वो रिपेल अट्रैक्ट करेगी इसको। नेक्स्ट, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. You have seen that a charged object can attract another object with opposite charge and also an uncharged object. Therefore, attraction by a charged object does not indicate whether the other object being tested is charged or not. However, when the object being tested is repelled by the charged object, you become sure that the object under examination is charged and has the same charges as on charged object. अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है या नहीं है, तो जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं तो अगर उसमें अट्रैक्शन होता है तो वो इंडिकेट नहीं करता कि ये चार्ज है या नहीं है। लेकिन अगर हम किसी उसको वो रिपेल करता है तो हम उसमें श्योर हैं कि हम इस एग्जामिनेशन में हम पास हैं कि रिपल्शन जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का एक एक्यूरेट एग्जाम्पल है। Therefore, to test whether an object is charged or not, being a positively charged and a negatively charged object, near the objects to be tested one by one. तो इसको करने के लिए हम एक और चार्ज करेंगे, टेस्ट करेंगे। If it is attracted by both, it is not charged. अगर वो दोनों से अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो चार्ज नहीं है। If it is repelled by positively charged object, it is also positively charged. अगर वो रिपेल हो रहा है तो इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है और जो रॉड है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। इफ इट इज रिपेल्ड बाय नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। और अगर वो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट से रिपेल करता है तो इसका मतलब, रिपेल होने का मतलब क्या है कि दोनों रॉड नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है और रिपेल हो रहा है तो इसका मतलब दूसरी रॉड भी पॉजिटिव चार्ज है, और अगर वो नेगेटिव चार्ज वाली जो ऑब्जेक्ट है वो रिपेल हो रहा है तो इसका मतलब दूसरी जो रॉड है वो भी नेगेटिवली चार्ज है। Thus we can say that repulsion are the sure test of electrification. तो हम ये कह सकते हैं कि रिपल्शन एक इलेक्ट्रिफिकेशन का
श्योर टेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।